नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, कहानी हिरोशिमा और नागासाकी की। इस टॉपिक को डिस्कस करने का उद्देश्य यह है कि हमें यह जान लेना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है कि आज तक इस दुनिया में कैसी कैसी त्रासदी देखने को मिली है, और उसी त्रासदी में एक बड़ी घटना हिरोशिमा और नागासाकी का है, जिसमें इस दुनिया को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ऐसे हथियार जो हम मनुष्यों के द्वारा, या आज के परिदृश्य में अगर हम कहें, जिसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं, आज हम विकास के इस दौर में इतना आगे निकल चुके हैं कि एक छोटा से छोटा मिस्टेक पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर सकती है। एक ऐसी छोटी मिस्टेक जिससे कोई देश, कोई जगह का एक ऐसा हश्र हो सकता है जो कल्पना से परे है। ऐसा ही कुछ घटना हिरोशिमा और नागासाकी पर देखने को मिला। आज तो हम 2022 में चल रहे हैं, लेकिन लगभग लगभग आज से 77 वर्ष पहले की अगर बात करें, यानी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा और नागासाकी एक ऐसे शहर जिससे काफी उम्मीदें और उनकी डिपेंडेंसी पूरी दुनिया देख चुका था। एक छोटा सा देश जापान, और लगभग इसके पावर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। लेकिन जापान के द्वारा ऐसा क्या मिस्टेक किया गया जिसके द्वारा जापान को इस प्रकार की समस्या को झेलने के लिए तैयार रहना पड़ा, और अमेरिका के द्वारा लास्टली हिरोशिमा और नागासाकी पर बम के अटैक किए गए। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाहूंगा कि इसकी जो छोटी सी घटना है, आप लोग को एक स्टोरी के टर्म में बता दूं। और जो अभी आपको पता ही होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब घटनाएं हुई है, तो 6 और 9 अगस्त के बीच में बहुत सारे न्यूज़पेपर ने अपना इसको कवर करने का प्रयास भी किया था। तो उसका जो फैक्चुअल डेटा होगा, हम लोग पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यह बात उत्पन्न होता है कि आखिर नागासाकी और हिरोशिमा, ये दो शहर पर ही अमेरिका ने क्यों अटैक किया। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए का किसी भी मतलब कंट्री के तरफ से वार में इन्वॉल्व होने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ था। उसका प्रयास था कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा वेपन को सेल करें, अपने हथियारों को बेचें। और दोनों दोनों तरफ से जो दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, दोनों पक्ष के लोग भर भर के उससे हथियार खरीद रहे थे। लेकिन जो उस समय जो जापान था, वह जर्मनी के फेवर में था। और एक समय ऐसा आ गया था कि जर्मनी अपने टॉप लेवल पर अपने वार को आगे बढ़ाते हुए चल रहा था। ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि आने वाले समय में जो विनर होगा, वह विनर सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ही होगा, और उसका साथ दे रहा था जापान। लेकिन 7 अगस्त 1941 में जापान के द्वारा एक मिस्टेक हो गया। उसने एक पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है अमेरिका का, जिसको पर्ल हार्बर कहते हैं, और 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पर। जब पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तो अमेरिका को न चाहते हुए भी वर्ल्ड वार में कूदना पड़ा। क्योंकि जब यहाँ पर देखिएगा, जब जर्मनी का साथ जब जापान दे रहा था, तो जापान के अगेंस्ट में यूएसए को आना था। तो जापान और जर्मनी के अगेंस्ट में कौन थे? ब्रिटेन थे। और वह ब्रिटेन का साथ देना प्रारंभ कर दिया, और उसने लगभग यह प्लान कर लिया कि जापान को इस प्रकार के सबक सिखाना जरूरी होगा, ताकि वह इस प्रकार के आइंदा किसी भी प्रकार का मिस्टेक न करे। और
जैसे जैसे मतलब जापान अपनी हरकतों को आगे बढ़ाते हुए, जिस प्रकार से आप देखिएगा 1905 के आसपास उसने मतलब चाइना, रसिया जैसे देशों को उसने कितने बार मात कर चुका था। तो वही प्रिंसिपल वह अभी भी अपनाने के लिए तैयार था, और वह पूरी दुनिया में अपना फिर से डेवलपमेंट इतना विकसित करने लगा। लो- हर कंट्री पर अटैक करना और अटैक करने के प्रयास को निरंतर बनाए रखना, और वहां एक दहशत बना देना। अब इसको लेकर के अमेरिका को भी डर होना शुरू हो गया कि हो सकता है कि आज पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ है और कल होके अमेरिका पर भी अटैक हो सकता है। इसलिए उसने, अमेरिका ने एक प्लान किया, और प्लान करने के बाद इसने, अमेरिका ने लगभग 4 जो स्टेट हैं वहां के काफी महत्वपूर्ण, उसका इन्होंने टारगेट बनाया। उसमें एक जगह क्वेटो भी था, हिरोशिमा भी था, लेकिन नागासाकी उसमें नहीं था। लेकिन आपको हम बता दें कि 6 अगस्त को सब चीज जो प्लान किया गया था हिरोशिमा पर अटैक करने के लिए, अमेरिका से 3 विमान उड़ना प्रारंभ करते हैं। तो 3 विमान का यहाँ पर मतलब क्या है कि एक पर तो सिर्फ एटॉम बम था, एक था जो वह यह प्रयास कर रहा था कि मतलब वेदर चेक करना है, पूरे सिस्टम को आगे पीछे को मतलब बैलेंस करना है कि कौन से वे में हमको चलना है। और एक जो प्लेन था, उस प्लेन का यह काम था कि वह सिर्फ और सिर्फ जब एटम बम जब गिराए जाएंगे तो उस एटम बम का वह एक पीक ले, तस्वीर ले, ताकि मतलब यह दुनिया को देखने को मिले कि यह अमेरिका पर अगर किसी ने किसी प्रकार का अगर अटैक करता है तो देखो दुनिया के लिए मतलब यह क्या हश्र अमेरिका कर सकता है। इसलिए 3 विमान वहां से उड़ना प्रारंभ करते हैं, और इस एटम का नाम रखा गया था लिटिल बॉय। हर प्रोजेक्ट जब हम करते हैं तो प्रोजेक्ट में होता है कि उसका कुछ एक अपना एक सिंबल हम डाल देते हैं। तो वहीं जो पहला वाला जो एटम बम था, उस एटम बम का नाम इन्होंने रख दिया लिटिल बॉय। लगभग 7 बजे के आसपास जो प्लेन था, वह प्लेन लगभग लगभग जापान के ऊपर मंडराने लगा। अब उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी 1945 के आसपास कि जापान में इन्फ्लेशन रेट काफी बढ़ गया था। अभी के वर्तमान संदर्भ में आप देखिएगा कि अगर एक छोटा सा वार हो रहा है, रसिया हो गया, यूक्रेन, तो लगभग दुनिया में कितने देशों में तख्ता पलट हो गया। आप यहाँ पाकिस्तान का सिंबल ले सकते हैं, आप श्रीलंका की कहानी को देख सकते हैं, आप इटली की कहानी को देख सकते हैं, आप इराक की कहानी को देख सकते हैं कि लोग के द्वारा क्वेश्चन उठाने जाने लगते हैं, प्रश्न पूछे जाने लगते हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, क्यों महंगाई बढ़ रही है। तो सोचिए जरा 1945 के समय, उस समय तो कहानी ऐसा था कि मतलब पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी, तो इन्फ्लेशन का होना तो ऑब्वियसली बात है। तो उस समय जापान के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मतलब गाड़ी में पेट्रोल डला सके, वहां का पूरा इन्वेस्टिगेट कर सके। तो जो प्लेन अगर जापान के ऊपर से जो मंडरा रहा था, जिसमें एटम बम थे, सुबह का 7 बज रहा था, और एक जापान में एक सायरन बजता है, इमरजेंसी सायरन। अब जैसे इमरजेंसी सायरन बजता है तो वहां पर शेल्टर हाउस बने होते हैं, अगर आप वहां पर हैं तो आप प्रोटेक्शन के लिए आप उसके अंदर चले जाते हैं कि अगर कोई बम अटैक होता है तो वह उस शेल्टर हाउस में आप रहिएगा, तो जनरली आपको मतलब किसी प्रकार का ऐसा उम्मीद किया जाता है कि आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुछ समय के बाद उन लोगों को मतलब जापानियों को लग जाता है कि यहाँ पर जो बम होंगे वो गिराए नहीं जाएंगे। सॉरी, उनका बम का तो कोई ख्याल ही नहीं था। उनको लग रहा था कि अमेरिका का कोई विमान है जो वेदर का स्टडी कर रहा है। फिर लोग लगभग 8 बजे के आसपास क्या करते हैं कि सब लोग अपने अपने वर्क में लग जाते हैं। सुबह के 8 बजकर 15 मिनट होता है, और 8 बज के 15 मिनट पर जो एटम बम होता है उसको गिरा दिए जाते हैं। चूंकि यह टारगेट प्रॉपर हिरोशिमा पर नहीं था, यह टारगेट था आपका हिरोशिमा के पास ओई ब्रिज।
अवोई ब्रिज जो था उस पर गिराना था यह बम। अब ऊपर से जो एटम बम गिरना प्रारंभ हुआ, तो जब वैसे आप लोगों को भी पता है कि मतलब हवा का मतलब अपना डायरेक्शन होता है, हवाएं चलती रहती हैं। और हवा ने क्या किया कि उस बम को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दिया, और एक वहां से लगभग 250 मीटर दूर हिरोशिमा के पास एक जगह है, एक हॉस्पिटल, जनरली मैं आपको बताऊं, और उस हॉस्पिटल का नाम है हिरोशिमा सर्जिकल क्लिनिक। और वहां पर बम गिरने के लगभग ऐसा मतलब बहुत सारे रिपोर्टरों का मानना है, न्यूज चैनलों का मानना है कि लगभग उस बम को गिरने में लगभग 43 सेकेंड लगे। और उस 43 सेकेंड में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और जो पिक्चर लिए गए उस पिक्चर में एक, जैसे आप देखते होंगे मशरूम, मशरूम के कलर का और उसी के शेप का एक बड़ा सा एक शेप बनता है और हवा में उड़ता है वो चीजें। जब हवा में उड़ता है तो जितने भी ऑक्सीजन थे वो पूरे बर्न हो गए, और गिरते ही लगभग 4000 टेम्परेचर वहां पर डेवलप हो जाता है। अब समझ लीजिए कि अगर 40 डिग्री तापमान हो जाता है तो हम लोग कूलर एसी का प्रयोग करने लगते हैं। तो सोचिए जरा, लगभग अगर 4000 डिग्री टेम्परेचर अगर सडनली डेवलप होता है तो क्या होगा। अगर 4000 टेम्परेचर प्लस उसमें स्पीड था, लगभग ऐसा माना जाता है कि 15 किलोमीटर तक जितने भी मतलब अगर कंक्रीट के घर को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ कंक्रीट लगे थे, बाकी वहां कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि यहाँ कुछ है। विंडो है वो फट गए, दरवाजे थे वो ब्रेक हो गए, और लोग जो थे ऐसे शरीर मान के चलिए कि उनके शरीर में कुछ नहीं रहा। उस समय 2.5 लाख आबादी हुआ करती थी हिरोशिमा की, और लगभग कुछ मिनटों में ही लगभग 30% आबादी वहां का मतलब नष्ट हो गया। और जब ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो गई, क्योंकि जब बर्निंग जब ज्यादा होगा इतना तो वहाँ ऑब्वियसली बात है कि ऑक्सीजन की कमी होगी। और जब ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हुई तो जिससे लोगों को, जो लोग शेल्टर हाउस में छिपे हुए थे, वो लोग बाहर निकलना शुरू हुए। और जैसे बाहर निकले, एटम बम का रेडिएशन भी चारों तरफ फैला हुआ था, और उन लोगों पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, और लोगों की मृत्यु काफी तेजी से होने लगा। कुछ रिपोर्टरों का मानना है कि उसमें कुछ लोग ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि पहले वाले केस में कुछ दिनों के बाद लोगों के जो मतलब फेस होते हैं उनकी स्किन चले गए, जो उनके जो हेयर होते हैं उनके हेयर आना बंद हो गए। वहां के आने वाले समय में अभी भी देखिएगा कि जनरेशन में इतना डेवलप्ड होने के बाद वहां के लोग क्या होते हैं, अपंग होते हैं। उनके इनिशियल स्टेज में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके किसी के बाल ही नहीं आते हैं, किसी के आधे बाल आते हैं, किसी के आंख छोटे हो जाते हैं, किसी के सोचने की क्षमता कम होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन। इतना भयावह मंजर था वहां पर। और उसी समय जो मतलब बादल बन गए थे पूरे मतलब डर्टी पार्टिकल्स का, और उसी समय यह बारिश भी होना कुछ घंटों के बाद प्रारंभ हो जाता है। समझिए कि एक तो मतलब घटना, और उसके बाद जितने भी मतलब डस्ट पार्टिकल थे और रेडिएशन जो ऊपर जमा हुआ था वो सब बादल के फॉर्म में वहां पर हिरोशिमा के आसपास वहां पर गिरने लगे, और बहुत सारी आबादी वहां पर मारी गई। इतना ही नहीं, आपको बता दें, जब दूसरे केस की अगर बात करें, एक जगह था क्योटो, और क्योटो में टारगेट था कि क्योटो में दूसरे बम को गिराया जाए, क्योंकि जो प्लान किया था जापान में लगभग 4 जगहों पर एटम बम गिराने का। लेकिन ऐसा कहानी डेवलप हो गया कि लगभग 2 जगह ही एटम बम गिराया गया, और उतना ही में अमेरिका, सॉरी, जापान ने यह सरेंडर बोल दिया अमेरिका के सामने। तो दूसरा जो एक क्योटो जगह था, और क्योटो जगह पर यह दूसरा एटम बम गिराए जाने थे 9 अगस्त को। अब हुआ क्या कि 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा फिर से 3 प्लेन एटम बम रख करके रवाना होते हैं जापान की तरफ। अब जैसे ही जापान की तरफ ये जाते हैं तो वहां पर तीनों प्लेन का टाइम टेबल बिगड़ जाता है।
और टाइम टेबल बिगड़ने का कारण ये होता है कि वहां का वेदर खराब रहता है और क्योटो के चारों तरफ घूमने लगता है ये प्लेन। लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रयास था, ऐसा सिस्टम हो गया था चारों तरफ घूमने के बाद कि लगभग वहां पर बम गिराना पॉसिबल ही नहीं था। लगभग ऐसा माना जाता है सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक वह जो जिस प्लेन में जो एटम बम रखे गए थे वह प्लेन लेकर के घूम रहा था। और लास्ट में उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन लोगों को नागासाकी पर उस बम को गिराना पड़ा। क्योंकि अगर आप उस एटम बम को अगर आप नहीं गिराते तो आपके पास इतना फ्यूल नहीं था कि उस एटम बम को लेकर के आप वापस आ जाएं। तो इसलिए और उस दूसरे वाले जो बम का नाम था उसका नाम रखा गया था फैटमैन। और लगभग 11 बज के 2 मिनट के आसपास वहां पर नागासाकी पर यह बम गिराए जाते हैं। और लगभग वह बम को नीचे आने में लगभग 53 सेकेंड लगते हैं। और पृथ्वी के सतह से लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर ही वह बम फट जाता है। और फटने के बाद जो मंजर हिरोशिमा ने देखा था, कहीं उससे बढ़कर नागासाकी ने इस देखा। और वहां पर भी बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिली और आज भी उसका जीता जागता सबूत आप वहां पर देखेंगे। हर साल वहां पर अपना जो जापान के जो लोग होते हैं उस क्षण को याद करते हैं और गॉड को प्रे करते हैं। और मतलब एक मौन कुछ सेकंड के लिए रखा जाता है ताकि उस समय जितने लोग मारे गए उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। ये तो लगभग ये मतलब ऐसे ही औपचारिक तौर पर मैंने इसको एक स्टोरी के टर्म में आपको बताने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं कि कुछ न्यूज ने इसको कवर करने का प्रयास किया है, उसको देखते हैं। और कुछ मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि हिरोशिमा कहाँ है, नागासाकी कहाँ है, क्योटो कहाँ है। देखिए यूएन का मैंने पेपर कट किया है इसका। और लगभग इन्होंने इस चीज को बताने का प्रयास किया जो भी मैंने सारी चीजें बताया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। कि लगभग अगर देखा जाए लगभग ये 77 एनिवर्सरी थी, मतलब फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग का। जैसे मैंने बताया कि 1945 से लेकर के 2022 तक का यह क्या है कि मतलब यह 77 यूनिवर्सिटी था। और लगभग जो दो बम गिराए गए थे, लगभग उसमें लोग जो मरने वाले लोग थे वह लगभग 1,29,000 से लेकर के 2,26,000 के आसपास टोटल लोग। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह घटना कितना भयावह थी। यह लगभग जो एटम बम जो बनाया गया था वह एटम बम एक अमेरिका का एक ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए इसको बनाया गया था। और लेकिन ध्यान रहे कि जो अमेरिका ने इस बम को बनाया था उसने ऐसा जरूरी नहीं समझा था कि इसका प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में हो सकता है। इसलिए उसने अपने मेंबर देशों को भी इसके बारे में नहीं बताया था। जब यह अटैक हुआ तब यह दुनिया को पता चला कि अरे ऐसा हो सकता है, और अमेरिका ने ऐसा करा भी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो एटम बम का जो पहला जो था जो 6 अगस्त को गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हिरोशिमा पर जो गिराया गया। और लगभग जो 9 अगस्त को जो गिराया गया वह नागासाकी पर। और लगभग उसमें 35,000 से 40,000 लोग उसमें मारे गए। और इसके बाद जापान ने लगभग 15 अगस्त को मतलब सरेंडर बोल दिया, अपने हार को उसने मान लिया। लेकिन आज तक कुछ लोग इसको मतलब कॉन्डेम्ड करते हैं कि मतलब अमेरिका के द्वारा यह गिराया गया बम किसी भी एंगल से उचित नहीं था। एनीवे मतलब जो भी है दास्ता आप खुद इस पर मतलब समझ सकते हैं कि कहाँ तक यह सही है कहाँ तक गलत है। मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के मैंने इसमें कंटेंट लिखे हैं।
अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां पर आप जा करके आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बिजनेस स्टैंडर्ड का भी देखिएगा, इसने भी सेकेंड वर्ल्ड वार को मतलब कवर अप करते हुए 77 एनिवर्सरी को बताने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर अब एक हिंदी न्यूज चैनल ने मतलब अच्छा न्यूज को कवर करने का प्रयास किया है, जिसमें लिखा गया कि वह शख्स जिसके हनीमून ने एक शहर टोक्यो को बचाया लेकिन नागासाकी को बर्बाद कर दिया। ये जो साहब यहाँ पर दिख रहे हैं, ये साहब जो हैं उस समय के हेड हुआ करते थे। और क्योटो के पास ही है आपका टोक्यो। और पहले इनिशियल स्टेज में इस टोक्यो से पहले क्योटो जापान का कैपिटल हुआ करता था। और चूंकि ये 1920 के दशक में ये साहब क्योटो गए हुए थे, और क्योटो जाकर के इन्होंने हनीमून मनाया था और वहां के कल्चर को देखा था। इसलिए जब ये प्लान बन रहा था तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि क्योटो पर मतलब अटैक नहीं किए जाने चाहिए। तो एक एंगल से इस न्यूज को भी लोगों ने कवर अप करने का प्रयास किया, बहुत से न्यूज पेपर ने इसको कवर किया है। और जब ये हनीमून के लिए गए हुए थे तो ये उस समय फिलीपींस के गवर्नर हुआ करते थे। लगभग मैं आपको बता दूं कि मतलब ये जो साहब हैं, इन्होंने क्योटो में बताया था लगभग 2000 से अधिक बौद्ध मंदिर और 17 विश्व धरोहर। आप समझ रहे हैं ना कि मतलब ऐसे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ऐसे हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स वहां पर विद्यमान है, शिष्ट मंदिर है वहां पे। तो लगभग लगभग इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वहां पर बमबारी करने का प्रयास नहीं किया गया। और यहाँ से जब क्योटो बचा तो उसके साथ साथ टोक्यो भी बच गया, क्योंकि टोक्यो में जापान का जो कैपिटल है अभी, उस समय मार्च फरवरी मार्च में वहां पर एक मतलब वहां पर फायर हो गया था, आग लग गई थी और वहां पर टोक्यो लगभग बर्बाद हो चुका था। तो इसलिए मतलब इसका भी ध्यान रखा गया कि यहाँ पर क्योटो और टोक्यो को न लिया जाए। और सबसे पहले बात है कि जो इनका नाम था स्टिम्सन, और स्टिम्सन हेनरी ने लगभग जब क्योटो पर अटैक करने से मना किया तो उस समय मिलिट्री ने इसको मतलब अपोज करने का प्रयास किया। तो उस समय जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, ट्रूमैन के पास से गए थे सिस्टमैन और उनसे सीधे वार्तालाप किया और अथॉरिटी लेकर के आए थे कि मतलब क्योटो में अटैक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्योटो में हुआ क्या कि अटैक को रोक दिया गया था। लगभग ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा एक हनीमून ने बचा ली क्योटो की कुर्बानी और नागासाकी के नसीब लिख दिया गया एटम बम। ये आज तक ने न्यूज को कवर किया है, उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको समझ पाए होंगे। अब कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि मतलब हिरोशिमा कहाँ है, नागासाकी क्या है, इस सारी चीजों को। देखिए ये कुछ मंजर था, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने बताया कि जब एटम बम गिरा तो इस प्रकार के मशरूम के कलर की ये सारी चीजें दिख रहा था। देख लीजिए ये शहर है और शहर की क्या कहानियां हो रही थी और एटम बम गिरने के बाद क्या हो सकता है, ये है। देखिएगा अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये आपका जापान है, यहाँ पर जहां से मैं कर्सर देखिएगा जरा। जैसे देखिए ये हुआ आपका जापान और ये हुआ आपका यूएसए यहाँ पर, जिसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और यहाँ है आपका पर्ल हार्बर।
तो जापान के द्वारा यही मिस्टेक हो गया। 7 दिसंबर 1941 को इसने क्या किया, अटैक कर दिया था पर्ल हार्बर पर। और पर्ल हार्बर पर अमेरिका के क्या थे, सेना यहाँ रहा करते थे, जिससे वहां पर काफी मात्रा में सेना भी मारी गई थी। और इसको लेकर के अमेरिका के माइंडसेट में कहीं ना कहीं ये चीजें विद्यमान थी कि आज नहीं तो कल हम जापान से अपना बदला जरूर लेंगे। और वही बदला लगभग आप 2 टर्म में हिरोशिमा और नागासाकी के रूप में देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मैप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अमेरिका ने 4 जगहों को सिलेक्ट किया था एटम बम गिराने के लिए। एक है निगाटा, यहाँ देख लीजिएगा पहला। दूसरा था क्योटो। तीसरा था आपका हिरोशिमा। और तीसरा था कोकूरा। और चौथा था नागासाकी। नागासाकी लगभग ना के बराबर था। लास्ट में इन लोगों को मजबूरी में गिराना पड़ा। जो मतलब अगर देखा जाए, ये क्योटो को तो प्लान पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। और जो पहला विमान, सॉरी मतलब जो सेकंड विमान जो उड़ा था, जो 9 अगस्त को, वह उड़ा था आपके कोकूरा के लिए। ध्यान रखिएगा इस चीज का। यह उड़ा था आपके कोकूरा के लिए। लेकिन इस कोकूरा के चारों तरफ बादल मंडरा रहे थे, समझिएगा जरा। और जब बादल मंडरा रहे थे तो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा था कि मतलब इस पर कैसे अटैक किए जाए। तो जब ये लोग वापस हो रहे थे, जब यहाँ से वापस होने लगे तो देख रहे हैं कि मतलब इसके साउथ में है नागासाकी। और लास्ट में इन लोगों को क्या किया गया कि नागासाकी पर के इस बम को गिराना पड़ा लास्ट में। तो ध्यान रखिएगा कि टारगेट था कोकूरा, लेकिन गिराया गया नागासाकी पे। क्लियर है, आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ताइवान से डिस्टेंस दिया गया है कि मतलब निगाता का कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ये ताइवान से मतलब इसका क्योटो का डिस्टेंस इतना दिया गया है। और सबका डिस्टेंस यहाँ दिया गया है कि कितना कितना। ये पूरा एक प्रॉपर प्लान था। और इस प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग मतलब अमेरिका को काम करने थे। लेकिन मान के चलिए कि सिर्फ ये हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह पर अटैक किया गया और पूरी कहानी कंप्लीट हो गई और जापान को हार मानना पड़ा। ये मैं आप लोग को दिखा ही चुका हूं मंजर। ये मंजर है आपका एटम बम गिराने के बाद एक व्यवस्थित शहर कैसे हो गया। आप देख लीजिए कुछ मिनटों कुछ घंटों में। ये है एक प्रॉपर मैप है। इसको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। देखिए, यहाँ आपका जापान सी है। यहाँ आपका नॉर्थ कोरिया है, नीचे आपका साउथ कोरिया है। ठीक है। और जापान का जो 4 आइलैंड है देखिएगा यहाँ पर। एक है पहला होकाइडो, इसको बोलते हैं होन्सू, इसको बोलते हैं सिकोकू, और इसको बोलते हैं कोइसू। तो देख लीजिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि हिरोशिमा कौन से आइलैंड पे है और नागासाकी कौन से आइलैंड पे है। ठीक है। योकोहामा कहाँ है, टोक्यो कहाँ है,
ये सारा चीजें यहाँ पर मतलब प्रॉपर मेंशन की गई है। और प्रॉपर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब एक अगर हम जिस भी मतलब न्यूज की अगर बात करते हैं उसकी प्रॉपर लोकेशन क्या है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही होगी। लगभग इसको भी देख लीजिए। मतलब यहाँ से विमान जो चलते हैं और यहाँ पर 6 अगस्त 1945 को यहाँ पर हिरोशिमा में अटैक होता है। और दूसरा जो प्लान होता है यहाँ से 9 अगस्त को यहाँ से जहाज चलते हैं एटम बम को लेकर के। और इनका प्लान होता है कोकुरा पर अटैक करना। देख लीजिए कोकुरा का मतलब लोकेशन पर्टिकुलर कहाँ है। और यह नागासाकी पर मतलब अनफॉर्चुनेट होता है, आप न चाहते हुए आपको यहाँ पर गिराना होता है। यहीं पर है आपका ईस्ट चाइना सी, मतलब आप देख सकते हैं पूरा। और ये है पूरा आपका पैसिफिक ओशन। ये था आपका इनोला गे। और इसी में आपका एटम बम लेकर के उड़ा गया था और इसी से गिराया गया था। एटम बम कैसा दिख रहा था, देखिएगा इसको। मतलब लगभग अगर उसकी वेट की अगर हम बात करें, लगभग लगभग 20,000 TMT लगभग इतना था इसका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये था हिरोशिमा और नागासाकी की एक कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा से समझ आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और मेरा एक और कमिटमेंट में है कि मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं जल्द ही फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक प्रॉपर स्टोरी के रूप में एक वीडियो दूंगा कि ताकि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो जल्द ही मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अगले वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट हूँ। जय हिंद।